गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। ये अपना सेकंड वीडियो ये 4th चैप्टर का है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल बॉन्ड है क्या, एलिमेंट्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट कर रखी है। अब हम इसके आगे चलना चाहेंगे, एक एक पार्ट को डिटेल स्टडी के बेसिस पर लेना चाहेंगे। अब जैसे सबसे मेन चीज़ हमारे सामने स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये लुईस सिंबल या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल, ये हमारे लिए बड़े काम का पॉइंट है। अब ये पॉइंट है कि ज़रा इसको देखा जाए, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सिंबल से, ऐसे देखो डॉट से बना देते हैं या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं या ऐसे छोटे छोटे गोले बना देते हैं। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर बनाते समय, और इसी को हम लुईस सिंबल या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का या इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल का नाम देते हैं। जैसे सपोज़ कर लीजिए लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इस लिथियम के लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 1। अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन पर जाएं, देखिए 2 1, तो आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो आपने 1 ऐसे डॉट बना दिए। अगर आप बेरिलियम पे चले जाओ तो बेरिलियम के आउटर सेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे हाँ राइट, इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो आउटर सेल में देखो 2 and 2, तो आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ देखो आपने 2 सेलेक्ट कर दिए। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, 2 3, यहाँ पर आपने 3 देखो क्रॉस हम लोगों ने बना दिया है। कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस बना सकते हैं, डॉट बना सकते हैं या इस तरह से बना सकते हैं, कुछ भी हम इसमें ले सकते हैं। कार्बन देखो यहाँ पर है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2 4, तो आउटर सेल में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 4 बना दिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2 5, तो आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ऐसे ऑक्सीजन में देखो एटॉमिक नंबर 8 है, 2 6, तो आउटर सेल में देखो 1 2 3 4 5 6। ये नहीं है, इसको आप लोग मत कंसिडर करना। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये ध्यान में रखना है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 2 7, तो आपने देखो 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे कहने का पर्पज़ मेरा ये है कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे डॉट से, क्रॉस से, छोटे छोटे रिंग बना करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम लुईस डॉट सिंबल या लुईस सिंबल या इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल ऐसे नाम देते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो आप लोग इसको आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका सबको आना चाहिए, तभी जा कर के आगे वाले स्टेप हो पाएंगे, आगे वाले कॉन्सेप्ट अपने प्रॉपरली होंगे। अब हम थोड़ा आगे चलना चाहेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये मैं 1 by 1 डिटेल स्टडी करूँगा। अब मैं सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड को लेकर के चल रहा हूँ। अब ये है क्या चीज़, ज़रा इसको देखा जाए। आप लोगों को 10th क्लास में मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पहले से ही दी गई है और आपको पता है क्या। व्हेन अ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड by complete transference of electrons from one atom to another so as to complete their outermost orbit by acquiring 8 electron, जिसको हम लोग ऑक्टेट रूल का नाम देते हैं कि कोई भी एलिमेंट अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाह रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाह रहा है। एंड हेंस एक्वायरिंग द स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। एक बार फिर देखिए, व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ट्रांसफ़र होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में। ज़्यादातर केस में जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो मेटल होता है और स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो नॉन मेटल होता है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
फ्रॉम वन एटम टू अनदर सो एज टू कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट बाय एक्वायरिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ऑक्टेट। इसी को हम लोग ऑक्टेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने की जो कैपेसिटी है इसी को हम ऑक्टेट रूल का नाम देते हैं। एंड हेंस एक्वायरिंग द स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, हम इसको नाम देते हैं। अब जैसे मान लो हमने काफ़ी एग्जाम्पल से NaCl, CaCl2, MgBr2, MgO, ऐसे कई एग्जाम्पल मैं ले चुका हूँ। NaCl का एग्जाम्पल तो इस फर्स्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा बता रखा था। अब यहाँ पर मैं CaCl2 या MgBr2 लेकर के या MgO लेकर के हम अपना काम करेंगे। अब मान लो CaCl2 को लेकर के चलें, ध्यान देना, कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर देखिए 20 है, 2 8 8 2, ये इसकी कंडीशन है। साथ में क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, 2 8 7। आपको देखने से ही लग रहा है कि कैल्शियम के नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है ये आर्गन है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, 2 8 8। और क्लोरीन के भी नियरेस्ट में आर्गन ही है, वही सेम केस 2 8 8। तो इतना मीन्स क्या हुआ कि कैल्शियम भी अपने आउटर सेल में आर्गन के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन चाहेगा, क्लोरीन भी आर्गन के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन चाहेगा। ऐसा करने के लिए कैल्शियम को ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल वाले हैं ये लूज़ करने पड़ेंगे, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। इसीलिए क्लोरीन अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए 2 क्लोरीन की हमें नीड है, इसलिए हमने CaCl2 बना रखा है, ले रखा। फार्मूला इसका ये बनेगा। स्ट्रक्चर बनाते समय आप लोग बड़ा सिंपल तरीके से बनाना। जैसे कैल्शियम ले लिया, अब मान लो मैंने इसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को लुईस डॉट सिंबल या लुईस सिंबल से हमने इसी तरह से 2 दिखा दिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन आप इस साइड में बना दो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाना है। एक क्लोरीन अगर मैं यहाँ दिखा दूँ 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहाँ पर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं देखो इसी तरह से छोटी छोटी रिंग बना रहा हूँ। पर्पस क्या है, जिससे इसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा अपने को डिफरेंस नज़र आए कि कौन किसका इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया गया और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया गया। दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन को एक्सेप्ट दे दिए गए, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। रिजल्ट क्या होगा कि जो Ca होगा इस पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के नाते 2 पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और Cl पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के नाते नेगेटिव चार्ज बनेगा। और बीच में देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। मतलब कहने का पर्पज़ मैं पहले बता चुका हूँ, बॉन्ड का मतलब ही होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। तो उस अट्रैक्शन से ये देखा जाए पूरा कंपाउंड कर सकते हो, ये आयन आपस में अट्रैक्ट रहेंगे। तो ये जो बॉन्ड बना है इसको हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का नाम दें, क्योंकि आयन के बीच में बना है। और इसके बाद देखा जाए यहाँ पर, और ऐसे मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, चाहे जैसे मान लो MgO को लेना चाहें अगर हम, MgO, अब सेम केस वही, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 2 8 2, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2 6। अब मैग्नीशियम के नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है वो भी नियान है, और ऑक्सीजन के भी नियरेस्ट इनर्ट गैस नियान है। तो नियान जैसा मैग्नीशियम को बनने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा, और आर्गन को नियान जैसा बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आपने जैसे मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन को यूँ दिखा दिया, और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5 6 ये दिखा दिया। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आपने इस साइड में इसके लूज़ शो करा दिया कि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को अवेलेबल हो गए। रिजल्ट क्या होगा कि मैग्नीशियम में चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है इसलिए 2 यूनिट प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है इसलिए 2 यूनिट माइनस चार्ज। और बीच में यही आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है,
और ये कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। ये सिंपल अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे, जैसे फैक्टर्स ऑन विच आयनिक बॉन्ड डिपेंड। मतलब कहने का पर्पज़ क्या हुआ कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए या बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, किस पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन डिपेंड कर रहा है। तो केवल 3 फैक्टर का डिस्कशन यहाँ पर होना है, ज़्यादा और कुछ नहीं। सबसे पहला डिस्कशन है लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको देखने से लग रहा है कि एटम हमारा इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। अब मान लो कोई हाइपोथेटिकली कोई एक एटम हम लेते हैं, एटम ए है। अब आपको पता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करेगा आइसोलेटेड गैसियस एटम से, जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं, तो इस केस में जो अपने को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी का नाम देते हैं। ये इससे पहले वाले चैप्टर में ऑलरेडी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस है डिटेल वे में। अब आपको पता है कि अगर एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी मीन्स एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से लूज़ करेगा। तो ऐसे केस में कम एनर्जी मिलने से ही इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएगा एलिमेंट से। अगले केस में देखो हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है आपको पता है। जैसे मान लो कि कोई बी एलिमेंट है गैसियस फॉर्म में और हमने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया और ये गैसियस फॉर्म में बी माइनस बन गया। तो ऐसे केस में देखा जाए अगर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हाई होगी, जैसा कि आपको पहले पता है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम अगर कोई हम बनाएं, उसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करने में जो एनर्जी लिबरेट होती है उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नाम देते हैं। तो चूँकि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होगी तो बड़े आसानी से ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो पहले नंबर पर ध्यान देना कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए या बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए। और जो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसकी जो आयोनाइजेशन इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, जिससे यहाँ आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो और यहाँ इस वाले एलिमेंट्स के थ्रू आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो। ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक फैक्टर देखो और है, मैं थोड़ा उसकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना फैक्टर वो भी है। थर्ड फैक्टर देखो अपने पास जो है, इसको हम लोग लैटिस एंथैल्पी का नाम देते हैं। लैटिस एंथैल्पी इन द सेंस, देखो लैटिस एंथैल्पी होती क्या है, थोड़ा मैं इसकी बात करना चाहूँगा। और लैटिस एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो लैटिस एंथैल्पी है क्या, ये चीज़ डिस्कस किया जाए। अब जैसे मान लीजिए कि एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज आयन गैसियस फॉर्म में बना दिया और दूसरे एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज आयन गैसियस फॉर्म में इसने बना दिया। जब ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे के पास आएंगे, क्लोज आएंगे, तो उस केस में क्या होगा, आप हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी कहीं पर भी कोई भी बॉन्ड बनेगा तो मैं पहले बता चुका हूँ कि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ध्यान में रखेंगे। चूँकि यहाँ बॉन्ड बन रहा है कैटायन और एनायन के बीच में, अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, तो हमेशा एनर्जी रिलीज़ होती है। ध्यान देना मेरी बात, एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जो गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन के आपस में कंबाइंड होकर के 1 मोल सॉलिड कंपाउंड बनाने में जो एनर्जी लिबरेट होती है, ध्यान देना एनर्जी लिबरेट होती है, उसी एनर्जी को हम लैटिस एंथैल्पी का नाम देते हैं। और इसको U से हम शो करते हैं। देखो माइनस साइन लगी हुई है, माइनस साइन क्या शो करेगी, एनर्जी लिबरेट हो रही है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कहीं पर होती है तो हम साइन को प्लस में लेते हैं। अब जरा इसकी बात करें, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द रिक्विसाइट नंबर ऑफ गैसियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस combine to form 1 mole of the ionic compound is called lattice enthalpy। कहने का मतलब मेरा ये है, एनर्जी रिलीज्ड, ध्यान देना एनर्जी रिलीज होगी व्हेन रिक्विसाइट नंबर ऑफ, जितने भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गैसियस पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन हैं वो आपस में कंबाइंड हो और आगे 1 मोल, ध्यान देना 1 मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ऐसे केस में जो एनर्जी लिबरेट होगी उस एनर्जी को हम लैटिस एंथैल्पी का नाम देते हैं।
इसी केस में देखो इस डेफिनेशन को हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। कहीं अगर आपको ऐसी उल्टी डेफिनेशन लिखी हुई मिले कि 1 मोल आयनिक सॉलिड को रिस्पेक्टिव कैटायन और एनायन के गैसियस फॉर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना पड़ा, तो आपको दिख रहा है कि अगर ये हमारे पॉजिटिव नेगेटिव आयन मिल करके 1 मोल सॉलिड बना रहे हैं तो एनर्जी लिबरेट हुई है। लेकिन अगर 1 मोल हम आयनिक सॉलिड को रिस्पेक्टिव गैसियस कैटायन और एनायन में अगर कन्वर्ट करना चाहें, सेपरेट करना चाहें, तो अपने को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और जो एनर्जी, जितनी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे उस एनर्जी की वैल्यू को भी हम लैटिस एंथैल्पी का नाम देंगे। तो अगर आपको कहीं पर लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन रिवर्स सिचुएशन में मिले, एनर्जी रिक्वायर्ड टर्म में मिले, तो भी आप उसको गलत मत मानना, वो भी पूरी तरह से राइट है। तो कहने का मेरा मतलब ये रहा कि लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन आपको ज़रूर आनी चाहिए 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनने के बेसिस पर, या 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड का रिस्पेक्टिव कैटायन और एनायन में सेपरेट करने के बेसिस पर आना ही चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब सिंपली ये है कि जितना ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी, कंपाउंड फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी लिबरेट होगी, कंपाउंड की एनर्जी उतनी ही डिक्रीज़ करेगी। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कंपाउंड या बॉन्ड बनने का केवल एक ही पर्पज़ है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की या आयन की एनर्जी डिक्रीज़ होती है और हमारा कंपाउंड, हमारा मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी गेन करता है। तो जितनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो ये 3 चीज़ें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। पहले नंबर पर हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड नंबर पर मैं उल्टा बोल गया बेटा। पहले नंबर पे लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड नंबर पर देखा जाए हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और थर्ड नंबर पर देखा जाए हाई लैटिस एंथैल्पी। ये अपने को पता होनी चाहिए। अब इसके आगे थोड़ा सा मैं बढ़ना चाहूँगा, कुछ बेसिक चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहूँगा। बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप लोग लोअर क्लास से भी जानते हो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जरा इसकी बात हम लोग कर लें। सबसे पहले देखिए फिजिकल स्टेट। जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं, ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर ये देखो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। आपको सबको पता है सॉलिड स्टेट में मिलने का केवल एक ही रीज़न है कि आयनिक कंपाउंड के बीच में आयनिक कैटायन और एनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, वो अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। इसलिए इनका जो फिज़िकल स्टेट है वो सॉलिड स्टेट में बेसिकली अपने को ये मिलते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब सिंपली ये है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कैटायन और एनायन आपस में अरेंज होकर के कह सकते हो कि एक कंप्लीट क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा बुक में NaCl के क्रिस्टल को देखा जाए शो किया गया है। कहने का पर्पज़ क्या है कि पार्टिकल का एक फिक्स अरेंजमेंट होगा। पॉजिटिव चार्ज आयन के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज आयन आएंगे और नेगेटिव चार्ज आयन के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज आयन आएंगे। एक इस तरह से रिलेशन बनेगा, मतलब कंप्लीट परफेक्ट क्रिस्टल बनेगा। कैटायन एनायन का एक फिक्स ऑर्डर में अरेंजमेंट। हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग आप सबको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई है, इसलिए उसको मेल्ट कराने के लिए या बॉयल कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इससे जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग हाई है। सॉल्युबिलिटी की तरफ बढ़े। आपको सबको क्लियर है कि सॉल्युबिलिटी का मतलब सॉल्युबल होने से है। जितने आयनिक कंपाउंड हैं ये सब पोलर, ध्यान देना, पोलर सॉल्वेंट, जैसे H2O ले सकते हो। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो H2 हमारा पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल है, देखा जाए इसमें सॉल्युबल है। किसी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डाल दो सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी आयनिक कंपाउंड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर हम इसको डालें, जैसे कि बेंजीन, एसीटोन, एल्कोहल, डीजल, पेट्रोल, इन सबको किसी को ले सकते हैं। ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। तो अगर उनमें किसी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व किया जाए तो वह इनसॉल्युबल होगा। मींस आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये हमेशा ध्यान रखना। पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में एक टॉपिक के साथ होगा, पोलरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड में वो डिस्कशन होगा।
इसके आगे वो टॉपिक अपने को मिलेगा कि पोलर क्या है और नॉन पोलर क्या है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तरफ बढ़ना चाहेंगे। अब नाम से ही देखो क्लियर हो रहा है, आपको पहले से भी पता है कि जितने आयनिक कंपाउंड हैं ये सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयन फ्री नहीं है, आयन अपनी जगह पर फिक्स हैं। लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करा दिया जाए, मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाए या वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया जाए तो ये रिस्पेक्टिव कैटायन और एनायन में चेंज हो जाएंगे, और जब कैटायन और एनायन में चेंज हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक का कंडक्शन करेंगे और उस सिचुएशन में ये गुड कंडक्टर होंगे। हमारे कहने का मतलब क्या है? इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस, बट इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस फॉर्म का मतलब वाटर के अंदर सोल्यूशन, एक्वस फॉर्म, दे बिहेव या दे कंडक्ट या दे हैव गुड कंडक्टिंग बिहेवियर, मतलब उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होगी, इलेक्ट्रिक का कंडक्शन होगा। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आए कि ऐसा क्यों है तो आप इसमें दे सकते हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। सबसे लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहूँगा मैं। इसमें देखिए आयनिक रिएक्शन की तरफ, चूँकि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं आयन से बने होते हैं, तो जब उनका कभी रिएक्शन कराया जाता है तो वो आपस में जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम आयनिक रिएक्शन का नाम देते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर हम BaCl2 ले लें और Na2SO4 ले लें, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। यहाँ पर बेरियम देखो +2, क्लोरीन -1, सोडियम +1 और SO4 पूरा -2। अब देखो बेरियम SO4 के साथ मिल करके BaSO4 बना देगा, जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। यहाँ पर बेरियम +2, सल्फेट -2 और साथ में Na और Cl मिल करके देखो 2NaCl बना देंगे, ये +1 और ये -1। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, चूँकि वह आयन से बने होते हैं, इसलिए उनके रिएक्शंस को हम आयनिक रिएक्शन का नाम देते हैं, क्योंकि रिएक्शन आयंस के बीच में होते हैं। अब हमारा देखा जाए केवल एक पार्ट अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड के बारे में अभी हमने हमारी स्टडी हुई है। अगला वीडियो जो अपना बनेगा हम लोग बनाएंगे, उसमें हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड, इसका फॉर्मेशन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की स्टडी हम लोग करेंगे। थैंक यू।